नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हर बार पेपर में आने वाले आपके जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, थांडाइक, कोहलबर्ग और ईपी पॉलाव की बात करेंगे। इनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न करने वाले हैं, जो लगभग इन 50 प्रश्नों में से आपके दोस्तों 10 नंबर जो है आपके पक्के होने वाले हैं। तो 10 नंबर पक्के करना है तो गोल्डन वीडियो है, गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। तो आइए मिलकर इन 50 प्रश्नों को अटेंड करते हैं और प्रिपरेशन को बेहतर करते हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? तो सभी लोग तैयार हो जाइए। जिनमें से पहला प्रश्न, पहले हम जीन पियाजे जी के प्रश्नों को करेंगे। दोस्तों, पियाजे जी मुख्य रूप से पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता था तो किस रूप में होता था? तो पियाजे जी के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय जो उपचरण होता है, इसके दौरान शिशुओं का व्यवहार जो है कर्मकर्ता के रूप में था। दूसरा प्रश्न है, जीन पियाजे जी मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे जी मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साथियों मूर्छ क्रियात्मक अवस्था, 7 से लेके 11 तक की अवस्था, और जीन पियाजे जी की ये दोस्तों कौन सी कहलाती है? तृतीय अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास में 4 महत्वपूर्ण अवस्थाएं बताई हैं। संवेदी गामक अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर अवस्था कहते हैं, जन्म से लेकर 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष। मूर्छ संक्रियात्मक अवस्था जो कहलाती है 7 से लेकर 11 वर्ष तक, और 11 से लेकर 15 वर्ष तक हमारी कौन सी कहलाती है? अमूर्त या संक्रियात्मक अवस्था की बात करें। आपका अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? तो जीन पियाजे जी के लिए अधिगम के लिए आवश्यक है विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। आज दोस्तों हम ऐसे प्रश्न करेंगे, ऐसे तरीके से प्रश्न करेंगे जो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़िए और ये 4-5 मनोवैज्ञानिक के पूरे प्रश्नों को एक बार में हल कीजिए, एक बार में सॉल्व कीजिए, सही उत्तर पहचानिए। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार नवीन जानकारी में संशोधन की प्रक्रिया को समावेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? समावेशन की बात करेंगे। दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जो संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक सेंसरी मोटर अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक जो है वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। तो जीन पियाजे जी की पहली अवस्था की बात करें। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है? तो जीन पियाजे ने जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, द्वितीय अवस्था है, इस अवस्था को जीन पियाजे जी ने किसको कहा है? खोज की अवस्था को कहा है। इस अवस्था को या खोज की अवस्था कौन सी कहला जाएगी? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था की बात करें। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है शिक्षक भर्ती में अव्वल आना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? तो जीन पियाजे जी का मानना है कि बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा जो होता है वह प्रकार से भिन्न होता है बजाय मात्रा के। मात्रा में नहीं होता, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। कई बार पूछा गया प्रश्न। दोस्तों, जीन पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह भौतिक विश्व के साथ अनुभव की होती है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी, व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को क्या प्रभावित नहीं करता? सामाजिक अनुभव जो होता है वह व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। आपका अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की एक विशेषता कहलाती है? तो यहीं पे हमारा आंसर क्लियर होगा, क्योंकि अमूर्त चिंतन दे दिया गया है और अमूर्तता या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की चौथी अवस्था कहला जाती है। कौन सी अवस्था कहला जाती है साथियों? चौथी अवस्था, 4th अवस्था। तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास किस अवस्था की विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी की 4th अवस्था।
अगला, पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है। तो पियाजे जी के अनुसार बच्चा किस प्रकार से सीखता है? तो अनुकूलन की प्रक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। दोस्तों, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन सी कहलाती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था जीन पियाजे जी की प्रथम अवस्था, पहली अवस्था। अगला, जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 4 हैं। पहली, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी, 2 से 7 वर्ष। तीसरी, 7 से 11 और चौथी 11 से लेकर 15 वर्ष तक। संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था, प्रिय पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। दोस्तों, जीन पियाजे जी एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? तो सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। साथियों, जीन पियाजे जी के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किसके द्वारा सीखता है? कई बार पूछा गया है। तो सबसे बेहतर बच्चा जो है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। आपका अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक यहाँ पे दिया गया है। मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटता है? तो मूर्त अगर दिया गया तो 7 से 11 होगा और अमूर्त दिया गया है तो 11 से 15 होगा। दोनों चीज़ों को ध्यान देना। एक बार इस सेशन को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है, इससे एक एनर्जी मिलती है क्लास करने के लिए। आप लोग इसी तरह प्यार स्नेह बनाए रखें। दोस्तों, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे जी के विकास के किस चरण से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे एक शब्द आपको नोटिस करना है, वस्तु स्थायित्व की अवधारणा जहाँ भी आएगा संवेदी गामक के संदर्भ में जो है चरण पर प्राप्त होती है, यानी पहली अवस्था। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित होती है? तो अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ ही आपके संबंधित हो जाती है। दोस्तों, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 टू एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? प्रश्न को समझ लीजिएगा। पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालना है कि कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो कक्षा 6 से 8 के शिक्षक जो अपनी कक्षा में ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे अपने अपने तर्क दे सकते हैं और समाधान खोज करने की एक क्रिएटिविटी बता सकें, एक समझ सकें। अगला है, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है? तो मूल संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे जी के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में होता है? तो 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, अगला प्रश्न है, दोस्तों, फ़ोन पर अपनी दादी से बात करते हुए समर्थ अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उस फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो समर्थ कहता है वहाँ बाहर। वहीं दादी आखिरकार वह निराश हो जाता है और फ़ोन काट देता है। यह उदाहरण किस प्रकार का होगा? इसे ही ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं या अहम केंद्रण कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आएगा तो अहम केंद्रण के ऑप्शन पे कर लेना है। अगला, पियाजे जी के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को क्या कहा जाता है? यानी कोई योजना उसमें नई चीज़ अगर जोड़ दी जाती है उसी को ही अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, यानी हम इंसान हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं नई जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या अनुकूलन तो करना पड़ता है। इसी प्रकार जो योजना है, नई जानकारी को कुछ जोड़ना है तो उसमें भी अनुकूलन कहलाया जाता है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए। तो अपने बच्चे को देखकर ही जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए आंकड़े एकत्र किए थे, अपने बच्चे को देखकर। साथियों, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। ये चारों अवस्थाएं अगर आपसे बनता है, इन्हीं से घूम फिरा के पूछा जाता है। जीन पियाजे जी के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण से प्रत्यय से तात्पर्य क्या होता है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार जो प्रस्तुत संरक्षण से का प्रत्यय है, इससे तात्पर्य होता है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे वह भारी आकृतियां कुछ भी बदल जाएं, लेकिन भौतिक जो गुणधर्म रहेंगे वह वहीं रहेंगे। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे जी के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य क्या होता है? कि कुछ भौतिक धर्म वही रहते हैं, चाहे वह बाहरी आकृतियां
कितनी भी बदल जाएं। दोस्तों जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। दोस्तों नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। ठीक है, नई सूचनाओं को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक संरचना व्यवस्थित करने को ही आत्मसातकरण कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि उत्तर बाल्यावस्था का काल कौन सा माना गया है? तो उत्तर बाल्यावस्था का काल 6 से 12 वर्ष माना गया है। ये थे दोस्तों जीन पियाजे जी के। अब हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की के टॉप प्रश्नों की बात करेंगे जो एग्जाम के जैसे आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं लेव वाइगोस्की का। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा कहलाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह कहलाता है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर को ही समस्त विकास का सिद्धांत या क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहते हैं समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम या सहयोगात्मक अधिगम की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं और वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रकृति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे ही समीपस्थ विकास कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, वहीं पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। यह ऑप्शन नंबर डी, स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर। तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार कि संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं जो वाइगोस्की से रिलेटेड है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो लेव वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में जो है जिस कारक पर महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं वह कारक कहलाता आपका सामाजिक कारक। लेव वाइगोस्की का संबंध सामाजिक शब्द से है, यानी लेव वाइगोस्की का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सामाजिक ऑप्शन को अवश्य देखना है, किससे रिलेटेड आपका सामाजिक ऑप्शंस हो जाता है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की जो है उपेक्षा होती है? तो वाइगोस्की के सिद्धांत में दोस्तों जो जैविक पहलू है इसकी उपेक्षा होती है। किसकी? जैविक पहलू की दोस्तों उपेक्षा होती है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। तो वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। जी हाँ साथियों, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। दोस्तों वाइगोस्की तथा पियाजे जी के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है और वह प्रमुख विभिन्नता क्या है आपको बताना है। तो वाइगोस्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है और वह विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? जी हाँ साथियों, वाइगोस्की के कारण या वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण होता है वह होता है सामाजिक अन्योन क्रिया। क्या हो जाएगा साथियों? सामाजिक अन्योन क्रिया हो जाएगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों लेव वाइगोस्की के समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस तिथि को वरीयता देंगे? लेव वाइगोस्की के समाज संरचना में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के रूप में आप अपने बच्चों के आकलन के लिए इनमें से किस तिथि को वरीयता देंगे? और वह तिथि है सहयोगी प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सहयोगी प्रोजेक्ट की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की कहाँ के थे? जापान के, रूस के, अमेरिका के या चीन के थे? आपको कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है।
तो लेव वाइगोस्की कहाँ के थे? तो लेव वाइगोस्की सभी लोग जानते हैं एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। बी ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका यहाँ पे आपका सही हो जाए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अब दोस्तों थांडाइक मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे। थांडाइक से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में जो कि आपको पता है। ये थांडाइक ऐसे प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम से एक एक प्रश्न छूट के नहीं जाने वाला है। दोस्तों थांडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे? तो थांडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न आता है थांडाइक से संबंधित कि थांडाइक के सीखने के कुल कितने नियम हैं? तो थांडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम है वह 3 नियम है। कौन कौन से नियम है आगे हम ये भी बात करने वाले हैं। दोस्तों थांडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है, लेकिन चूहे और बिल्ली दोनों पर कहीं कहीं आपका जिक्र हो जाता है, लेकिन मोस्टली कहा जाए तो बिल्ली पर। थांडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? थांडाइक ने बुद्धि के बहुकारक नामक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? बहुकारक नामक सिद्धांत दिया था। अगला किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है? तो थांडाइक को दोस्तों पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह कहा जाता है। थांडाइक की बात करेंगे। अगला प्रश्न है थांडाइक के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो थांडाइक के सिद्धांत को एसआर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ गया एसआर सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो थांडाइक कर देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों थांडाइक का सिद्धांत किससे अंतर्गत आता है? तो थांडाइक का जो सिद्धांत है वह आपके संबंधवाद के अंतर्गत आ जाता है। और थांडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत पर विशेष बल किस पर नहीं दिया गया है? एक यहाँ पे नेगेटिव बातें भी है पूछी जाती हैं। तो थांडाइक में प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत पर विशेष महत्व नहीं दिया गया है, समझ पर इस पर महत्व नहीं दिया गया है। तो एक नेगेटिव भी है, यानी पॉजिटिव पक्ष भी देखना है, नेगेटिव नकारात्मक सकारात्मक दोनों। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो सीखने की उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के जो प्रमुख प्रतिपादक कहलाते हैं वो आपके थांडाइक ही कहलाते हैं। सीखना शब्द आए या सीखने के नियम से रिलेटेड पूछा जाए तो थांडाइक के ऑप्शन पे कर देना है। सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने दिया? थांडाइक मनोवैज्ञानिक ने दिया, सभी जानते हैं, लगभग जान चुके हैं। दोस्तों किसके सिद्धांत में आर आर एवं एस आर एस संबंधों का दोनों विद्वान है? तो आर एस दे दिया गया तो ये तो हम समझ जाते हैं थांडाइक का है, लेकिन साथियों अगर आर आर और आर एस दोनों संबंध यहाँ पे दिया गए तो भी आपको थांडाइक के ऑप्शन के पर ही क्लिक करना है। अगला दोस्तों दिया गया है किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थांडाइक के किस नियम पर आधारित? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। थांडाइक के मुख्य 3 नियम हैं, हमने पहले बताया था ना। थांडाइक के मुख्य नियम कितने? 3 हैं। कौन सा है? अभ्यास का, तत्परता का, प्रभाव का नियम। तो जब किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थांडाइक यह अभ्यास के नियम पर आधारित। अगला प्रश्न आता है बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? सभी लोग जानते हैं जब भी बुद्धि के बहुकारक के सिद्धांत की बात की जाती है एक ही नाम आता है, थांडाइक मनोवैज्ञानिक। मैंने कहा जहाँ भी एसआर थ्योरी पूछा जाए, एसआर सिद्धांत पूछा जाए, एक ही ऑप्शन करना है थांडाइक, अर्थात एसआर थ्योरी के जन्मदाता भी आपके थांडाइक मनोवैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने दिया? तो हम बता ही चुके हैं, बार बार अभ्यास करने की प्रक्रिया, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का जिक्र होगा तो भी थांडाइक का जिक्र होगा। दोस्तों सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा? थांडाइक ने कहा है। स्टेटमेंट और परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, कथन पूछा जाता है। तो सत्य तथा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, यह किसने कहा है? थांडाइक ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, अपने माइंड के मेमोरी पे सेव कर लीजिएगा। दोस्तों आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह कहावत एक उदाहरण है सीखने की बुद्धि की हो जाएगी। आप घोड़े तक ले जा सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं कर सकते। आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं लेकिन उसे पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। वो बच्चा जब उसके मन से दृढ़ संकल्प होगा, पढ़ने का इच्छुक होगा, या कि कुछ क्रियाएं का जरूर कर सकते हैं कि जिससे पढ़ने का बच्चा इच्छुक हो। ठीक है, इंटरेस्ट पढ़ने पर बच्चा इंटरेस्ट ले, कुछ कहानी के माध्यम से, कुछ कहावत के माध्यम से। ठीक है, जो किंडरगार्टन पद्धति आप सभी लोग परिचित ही होंगे। अगला है मनोवैज्ञानिक थांडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? तो मनोवैज्ञानिक जो थांडाइक है दोस्तों चिंतन कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है।
मनोवैज्ञानिक थर्मोडायनामिक व्यक्ति को किस आधार पर बांटे हैं? चिंतन, कल्पना और शक्ति के आधार पर इन्होंने बांटा है। अगला, तत्परता का नियम किसने दिया? तो अगर तत्परता का नियम आता है तो भी आपको थर्मोडायनामिक के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो थर्मोडायनामिक के बाद अब जिक्र आती दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात करेंगे। जी हाँ, कोहलबर्ग के सिद्धांत का करेंगे दोस्तों। कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था सिद्धांत या स्टेज थ्योरी भी इसे कहा जाता है कोहलबर्ग को। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत को 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कई बार पूछा जाता है कितनी अवस्थाओं में, तो 6 अवस्थाओं में इन्होंने विभाजित किया है और इन्हें सार्वभौमिक यूनिवर्सल इन्होंने माना है। सार्वभौमिक अर्थात यूनिवर्सल से तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी बच्चा हो वह इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है। नैतिक विकास की अवस्थाएं एक निश्चित क्रम में आती हैं, इस क्रम में बदला नहीं जा सकता है, ये निश्चित क्रम दिया गया है। नैतिक अवस्था की अंतिम अवस्था में पहुंचने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है। नैतिक तर्क शक्ति के आधार पर बालक को जो है व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोहलबर्ग के जो 6 अवस्थाएं हैं मोरल डेवलपमेंट के 6 स्टेजों के बारे में हम जिक्र करेंगे, इनके डिटेल से साथ जानेंगे। दोस्तों आप जान चुके हैं कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कुल 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने दोनों अवस्थाओं को एक साथ रखकर 3 स्तर पर रखा। इसकी व्याख्या की है, आइए जानते हैं 3 स्तरों को किस प्रकार से व्याख्या की गई। पहला आता है पूर्व परंपरागत अवस्था, प्री कन्वेंशन स्टेज की बात करेंगे। इसमें होता है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था में पूर्व परंपरागत अवस्था आएगा। स्टेज ऑफ ऑर्डर पनिशमेंट होता है। दूसरा कहलाता है अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। ठीक है, तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था के 2 ही हैं, आज्ञा एवं दंड की अवस्था और अहंकार की अवस्था। दूसरा आपका आता है परंपरागत स्तर, कन्वेंशनल स्टेज आता है। इसमें प्रशंसा की अवस्था होती है और दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की भावना या सम्मान की अवस्था। तीसरी होती है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें पहला आता है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी होती है सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, पूर्व परंपरागत में आज्ञा दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था। परंपरागत अवस्था में प्रशंसा की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की, और उत्तर में सामाजिक समझौते की अवस्था और सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अब आता है दोस्तों बाल विकास मनोविज्ञान में हम बात करेंगे पावलोव के प्रमुख सिद्धांत और उनके जो प्रमुख पुस्तक हैं उनके बारे में, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। ईपी पावलोव कहाँ के निवासी थे? एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1848 में हुआ। इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1936 को हुई। पावलोव को नोबेल पुरस्कार 1904 में प्राप्त हुआ है और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है। मूलतः पाचन क्रिया पर प्रयोग ग्रंथि पैराइड ग्रंथि पर किया है। पावलोव के सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों। जी हाँ, पावलोव के अन्य इतने सारे नाम हैं कि कभी कभी इन पर जो है कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो पावलोव के सिद्धांत का शरीर का शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से, क्लासिकल सिद्धांत के नाम से, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से, संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से, अस्वाभाविक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से, प्रतिवादी प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से, परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, एस टाइप अनुबंध, और अंत में है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। ये अन्य नाम है दोस्तों आपके पावलोव के सिद्धांत के, जो आपको कन्फ्यूजन कर देते हैं। सिद्धांत के जो अगर चरणों की बात करते हैं तो पहला चरण आता है यूसीएस, स्वाभाविक उद्दीपक जो कि भोजन होता है। सीएस अस्वाभाविक उद्दीपक जो कि घंटी होती है। यूसीआर स्वाभाविक अनुक्रिया लार होगी और सीआर अस्वाभाविक अनुकूलित हो जाएगा। तो इन चीज़ों को 4 पॉइंट को ध्यान देना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब अनुकूलन से पूर्व की बात करते हैं। अनुकूलन से पूर्व यूसीएस और यूसीआर होता है। अनुकूलन के दौरान सीएस यूसीआर और यूसीआर होता है और अनुकूलन के बाद सीएस और सीआर होता है। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है।
पलाव की जो प्रमुख पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, कंडीशन रिफ्लेक्सेस है, कंडीशन रिफ्लेक्सेस नामक किसकी है? तो ईपी पलाव की है। द एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी बुक किसकी है? ईपी पलाव की है। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल बुक किसकी है? आपकी ईपी पलाव की। ये 3 महत्वपूर्ण बुक हैं जो ईपी पलाव की हैं। और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होना यहाँ पे बताया गया है ईपी पलाव के द्वारा। और ईपी पलाव के शैक्षिक महत्व जान लेते हैं। सीखने की स्वाभाविक विधि बताती है, भय निवारण में सहायक होता है, अनुशासन विकसित करने में सहायक अच्छा व्यवहार होता है, गणित शिक्षण में सहायक है, अभिव्यक्ति विकास में सहायक है, और सुबह व आदत निर्माण में भी आपके शैक्षिक महत्व इनमें माना गया है। दोस्तों, उद्दीपक सामान्यीकरण के उदाहरण क्या हो जाएंगे? किसी भी काली बस को देखकर डरना, पहले भोजन पर लार, फिर सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर लार, और घंटी के स्थान पर सीटी बजाना लार। ये उद्दीपक सामान्यीकरण के एग्जाम्पल्स है ईपी पलाव के। पलाव के जो प्रमुख शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहला शब्द है उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक भोजन, उच्च श्रेणी अनुकूलन, निम्न श्रेणी अनुकूलन, स्वतः पुनः लाभ और आदर्श अंतराल। ये शब्द हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। अब आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो सभी लोग जानते हैं ईपी पलाव को मिला है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न है ईपी पलाव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन यहाँ पे क्या हो जाता है? तो ईपी पलाव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में जो भोजन हो जाता है वह अनानुबंधित उद्दीपक कहलाता है। क्या कहलाएगा? अनानुबंधित उद्दीपक कहला जाता है। अगला, ईपी पलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया? तो किस पर प्रयोग किया? ईपी पलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न यह आता है कि मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी चाबियां लेने खूंटी के पास ही जाता हूं। यह उदाहरण किस प्रकार का होगा? तो यही उदाहरण कहला जाता है अनुबंधन का। जिस प्रकार घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है, ठीक है, वह आदत पड़ जाती है आपकी। ठीक है, आदत के अकॉर्डिंग आप उसी जगह पर जाते हैं। निम्नलिखित में से शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कुत्ता घंटी बजने पर लार टपकाता सीख लेता है। यह शास्त्रीय अनुबंधन का उदाहरण हो जाएगा, आपके ईपी पलाव के सिद्धांत का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया है, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है कि पलाव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत हेतु कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो ईपी पलाव का जो क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया, ये पलाव के क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत का सही कथन होगा। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना। अगला प्रश्न है सीखने के एसार सिद्धांत इनमें से कौन सी उपयोगिता है? तो सीखने का एसार जो सिद्धांत है यह आपके मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने में भी सहायक है, गंभीर चिंतन वाले विषयों के अध्ययन में भी उपयोगी है और बालकों में अच्छी आत्माओं के निर्माण में भी सहायक है। अर्थात उपरोक्त सभी में उपयोगिता एसार सिद्धांत हो जाती है सीखने के अकॉर्डिंग। अगला, पलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? तो पलाव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को ही दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। इसके बाद अगला जो कि इंटरेस्टेड प्रश्न है, पलाव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो पहले हमने बता दिया था एक रूसी मनोवैज्ञानिक, इनका जन्म, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको बता दिया गया था। अगला, इनमें से कौन सा अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता है? देखिए, ऐसा सिद्धांत जो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानता हो, थांडाई का संबंधवाद का भी सिद्धांत है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का भी सिद्धांत है और पलाव का अनुबंध सिद्धांत। तो ये तीनों, थांडाई का संबंधवाद का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और पलाव का अनुबंधन का सिद्धांत, ये तीनों जो है अधिगम सिद्धांत पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए डी ऑप्शन जो दिया गया वह सही हो जाएगा। तो आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से आपने समझा। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 टीटी फैमिली आपका अपना वर राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज की बात की जाती है। जयसवाल कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। यहाँ पे दोस्तों
अच्छे बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ साथ आपको फ्री में नोट्स PDF फाइल भी प्राप्त होती है। तो ये क्लास आपको आज को कैसी लगी ज़रूर बताइए। जो हमने जीन पियाजे जी, वाइगोस्की, थांडाई, कोहल वर्ग और आपके ईपी पॉलाव से संबंधित महत्वपूर्ण 50 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा किया, जो एग्जाम में पूछा ही जाता है और लगभग कहा जाए तो इन्हीं में से ये इन मनोवैज्ञानिक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपने आज अच्छी तरह से समझा, आज आपने अच्छी तरह से समय दिया है, तो आपको बता देता हूँ 5 से 10 नंबर आपके अवश्य पक्के होने वाले हैं, किसी भी शिक्षक भर्ती के एग्जाम की बात करते हैं। इसी तरह क्लासेज पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल से जुड़े रहिए। प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, तैयारी मजबूत कीजिए और सिलेक्शन पाइए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।